नमस्कार दोस्तों। प्रख्यात चित्रकार, कथाकार अशोक भौमिक जी की एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी उनकी पुस्तक जीवनपुर हाट जंक्शन से ली गई है। कहानी का शीर्षक है छोटा हामिद। मुझसे वो छोटा था, पर शायद बहुत छोटा भी नहीं था। उसका नाम तो अब याद नहीं, पर हम सब उसे छोटू कहते थे। बड़े होते हुए मुझे वो जब भी याद आया, वो अपनी शक्ल, सूरत, कपड़ों और मासूमियत के कारण बचपन में पढ़ी हुई प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का नन्हा नायक हामिद की याद दिलाता रहा। मुझे ये कहानी आज भी बहुत अच्छी लगती है, और वो केवल प्रेमचंद की वजह से नहीं, बल्कि ईदगाह मुझे बार बार आज भी छोटू की याद दिलाती है। पिताजी का तबादला नागपुर से लखनऊ हो गया था। नागपुर और लखनऊ में सबसे बड़ा फर्क था जुबान का। मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूँ जब गलत उर्दू बोलने पर पतंग बेचने वाला महमूद मियाँ भी आपको टोक देता था। उन दिनों दो लोग लड़ते भी थे तो अपनी जुबान बिगाड़ते नहीं थे। मियाँ, आपसे मैं तब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, पर आप हैं कि एक आला दर्जे के गधे। कहिए हाँ। अब दुनिया में ऐसा कोई दूसरा शहर शायद ही होगा जहाँ ऐसे नायाब लहजे में न केवल गाली दी जाती हो, साथ ही उसे कबूल भी करवाने का रिवाज हो। हालांकि सब पुराने शहरों की तरह अब लखनऊ भी किसी का अपना शहर नहीं रह गया है। वे लखनवी लोग नहीं रहे जिनकी मिल्कियत उर्दू जुबान, दशहरी आम, शहतूत, फालसों पर उतनी ही थी जितनी टुंडे के कबाबों पर। कल्लन मियाँ के वो किस्से कि गुलाबों ने किया सवाल और सिताबों ने दिया जवाब, और कि गुलाबों खूब लड़ेगी, सिताबों खूब लड़ेगी, और वो उंगलियों पर नाचती, लड़ती, झगड़ती और फिर आपस में चुहल करती भाभी ननंद यानी गुलाबो सिताबो अब ना जाने कहाँ चली गई, शहर लखनऊ को अलविदा कहकर। वो चार बाग के खुशमिजाज तांगे वाले भी अब नहीं हैं, जिनसे किराया कम करने के लिए कहने पर बोलते थे, भाईजान जरा आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता, कहीं घोड़ी सुन न ले। मेरा क्या, मैं तो तैयार हूँ जाने को, पर क्या है कि मेरी घोड़ी सुन लेगी तो चलने को तैयार नहीं होगी। शहर अब महमूद पतंग वाले का भी नहीं रह गया, लिहाजा अब अपुन को टोकने वाला कोई नहीं, मैन। शहर अब बदल गया है, शहर के लोग बदल गए हैं। जो कभी इस शहर को अपना मानते थे वे भी बदल गए हैं, और मैं, जाने दीजिए, इस पर फिर कभी। वो वक्त सन 60 के आगे पीछे का था। गोमती का बांध टूट गया था। हजरतगंज में नावें चली थी। बनारसी बाग, चिड़ियाघर के सांप, चारबाग स्टेशन रोड की नाली में दिखे थे। गोमती का पानी उतरा नहीं था कि अचानक लखनऊ की सड़कों पर भीख मांगते लोग दिखने लगे थे। पुराने कपड़े और चंदा इकट्ठा करने वाले उन्हें बाढ़ पीड़ित कहते थे। मेरे गुल्लक में एक और नया शब्द था। तभी एक दिन सुबह जब हम मोहल्ले के बच्चे मिलकर गेंतड़ी खेल रहे थे, तो न जाने कैसे एक बच्चा जो सफेद धुला हुआ कुर्ता पायजामा और सफेद टोपी पहने था, आकर हमारे खेल में शामिल हो गया था। जब दोपहर की धूप तेज हो चली तो खेल खत्म कर हम सब अपने अपने घर को चल दिए। सफेद टोपी पहने, सफेद धुले कुर्ते पायजामे वाला छोटा बच्चा जो अब तक हमारे साथ खेल रहा था, मैदान के किनारे से अपना झोला और टीन का एक छोटा सा बक्सा लेकर मेरे साथ मेरे घर की तरफ चल दिया। दरवाजे के चौखट पर बैठकर उसने अपने झोले से कपड़े धोने के साबुन के छोटे छोटे 3 पैकेट निकाले और मेरी माँ की ओर बढ़ा दिए। माँ ने उससे पूछा, इसका मैं क्या करूंगी? कपड़े धोते हैं इससे, इतना कहकर तंदुरुस्ती की रक्षा करने वाले लाल साबुन की 2 बट्टियां मुझे देते हुए बोला, भाई अच्छा साबुन है, रख लो। फिर उसने अपना टीन का छोटा डिब्बा खोला
और हमारे अड़ोस पड़ोस की चाचियों दादियों को परम उदारता से सेफ्टी पिन के गुच्छे, तो बालों के क्लिप और न जाने क्या क्या बांट बूट कर अपनी दुकानदारी बढ़ाकर मेरी माँ से पानी मांगा और झोले से एक छोटा सा एल्यूमिनियम का डिब्बा निकालकर खाना खाने बैठ गया। डिब्बा इतना छोटा था कि 2 छोटी छोटी रोटियां बमुश्किल तहाकर समा पाई थी उसमें। इसमें पर छोटे वाजिद अली शाह का दिल बड़ा था। उसने एक रोटी मेरी ओर बढ़ा दी। हम सब नवाब साहब की हरकतों से भौचक थे। माँ ने उससे पूछा, सब्जी प्याज कुछ है या बस सूखी रोटियां ही हैं? अम्मी अचार देना भूल गई शायद, उसने मानो अपने आप से कहा। मेरी माँ उसे शायद सब्जी या दाल कुछ दिया था। नवाब साहब खाकर हमारे दरवाजे पर ही पसर गए थे। जब नींद खुली तो उठकर टोपी संभाली और चलने को हुआ तो माँ ने पूछा, साबुन के कितने पैसे हुए? 3 सर्फ के पैकेट थे और 2 लाइफ बॉय साबुन। दाम पता है या मुफ्त में बांट कर जा रहा है? मानो से कोई जरूरी बात याद आ गई हो। उसने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकालकर मेरी माँ के हाथ में थमा दी। माँ ने उस पर्ची के सहारे पड़ोसियों से क्लिप, सेफ्टी पिन आदि सामानों के पैसे लेकर साबुन की कीमत जोड़कर छोटू को हिसाब समझाने की कोशिश की, पर लगा कि नवाब साहब को धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी और सबको लगा कि ये घर तक वापस पहुंचते पहुंचते पैसे कहीं गिरा जरूर देगा। माँ ने उसके कुर्ते की जेब में पैसा और पर्ची रखकर एक सेफ्टी पिन से जेब को सी दिया था ताकि पैसे इधर उधर ना हो। इस घटना के बारे में हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों और माँ के बीच बातचीत से पता चला था कि वो एक बाढ़ पीड़ित था और अपनी अम्मी और नाना के साथ नहरिया पार एक झोपड़ी में किसी रिश्तेदार के आंगन में आकर टिक गया था। उसके पिताजी नहीं थे और माँ किसी घर में चौका बर्तन करती थी। छोटू के नाना बिसात खाने से कंघी, क्लिप, सेफ्टी पिन वगैरह सस्ते में खरीद लाते थे और उसकी अम्मी उन सब सामानों को छोटू के झोले और टीन के बक्से में डालकर अपने खुदा के जिम्मे उसे छोड़ देती थी। छोटू अब लगभग हमारे घर रोज आने लगा था। उसे आते देख हमारे अगल बगल रहने वाले माँ से मजाक करते थे, लीजिए दीदी, आपका छोटा बेटा आ गया दुकान लगाने। कईयों के लिए छोटू आफत की पुड़िया बन गया था, क्योंकि कोई उससे रोज रोज और कितने गुच्छे सेफ्टी पिन खरीदता या कोई और कितनी बट्टी साबुन खरीद सकता था। कई लोग उससे मुंह चुराने लगे और उसे आते देखते ही कई पड़ोसी तो दरवाजे भी बंद करने लगे थे। पर इससे छोटे नवाब के सेहत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फेरी वाले छोटू का कारोबार यूं ही चलता रहा। हमारे घर कोई भी मिलने आता तो माँ चलते समय उन्हें कभी क्लिप तो कभी सेफ्टी पिन का गुच्छा दे देती। पड़ोस की दीदी जो गर्ल्स कॉलेज में टीचर थी, छोटू से खरीदा हुआ सामान कॉलेज के दूसरे टीचरों को देती थी। रेलवे में काम करने वाले बोस बाबू भी अपने ऑफिस में छोटू का सामान बेचने लगे। इस तरह छोटू अपना माल पूरा बेचकर ही घर लौटता था। दोपहर को खाना खाने के बाद पहले पहल वो सो जाता था, पर कुछ दिनों बाद वो मेरे साथ बैठकर पढ़ने लिखने भी लगा था। मुझे याद है एक दिन वो अपनी माँ को लेकर हमारे घर आया था। जब तक वो मेरी माँ से बातचीत करती रही तब तक अपनी आंखें पोंछती ही रही थी। छोटू एक बार अपने नाना को भी लेकर आया था। उसके नाना जी अपने दोनों कंधों से छोटे बड़े छाते लटकाए फेरी पर निकलते थे। जमाना सस्ते का था, पर हमारे मोहल्ले में लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि पानी धूप से बचने के लिए उन्हें छातों की जरूरत पड़ती। छोटू के नाना को मैंने एक बार और देखा था। हमारे घर से स्कूल जाने का रास्ता एपीसेन रोड से होकर गुजरता था। इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा बंगला पड़ता था, जिसके बगीचे के अमरूदों को हमने कभी पकने नहीं दिया। हम अपने दोस्तों के साथ कई बार उस विशाल बंगले के कमरों में आइस पाइस खेला करते थे। गेट पर कोई चौकीदार नहीं होता था और न ही बगीचे में कोई माली ही कभी दिखता था। हाँ, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कभी कभी दिखाई पड़ता था, जिसकी टोपी पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की हुई होती थी। बहुत बाद में पता चला था कि वो संडीला मलिहाबाद के आसपास के किसी रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनका कालीन का कारोबार भी था। मैं उनके मकान में एक दिन आइस पाइस खेलते हुए
मंजिले के एक बड़े कमरे में छिप गया था। उस कमरे में गद्दों लिफाफों के ढेर में रखे थे, जैसे आमतौर से जनवासों में ही देखने को मिलता था। ये ढेर इतना ऊंचा था कि मुझे लगा कि अगर मैं उसके ऊपर चढ़कर लेट जाऊं तो मेरे दोस्त मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं लेट तो गया था, पर ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। कब तक सोता रहा अब ये याद नहीं, पर जब आंख खुली तो देखा कि दिन ढल चुका था। इस बंगले में कितने कमरे थे इसका अंदाजा मुझे नहीं था, और दिन के ऐसे वक्त इसके कमरे, आंगन, बरामदे मुझे भूल भुलैया जैसे लग रहे थे, जहां अब अंधेरा घना हो रहा था। मैं इतना घबरा गया था कि भागता हुआ फाटक तक पहुंचा था और फिर बिना रुके फाटक पार कर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर ही सांस ली थी। इस घटना से शायद मैं इतना डर गया था कि मैं फिर कभी इस बंगले के अंदर नहीं गया।